गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में और हम जानेंगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन और उसकी फंक्शनिंग के बारे में। आपने सुना ही होगा कभी कभार किसी को हार्ट में पेन होता है। इन हार्ट में पेन और दूसरी जो हार्ट कॉम्प्लिकेशंस और डिसऑर्डर्स हैं, इसे हम ईसीजी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं और आने वाली प्रॉब्लम्स को हम क्योर कर सकते हैं और पर्सन की लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो आज हम ईसीजी को डिस्कस करेंगे और मैं हूं डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन। सो इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक एंड शेयर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाने व्हाट इज ईसीजी। बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको कुछ कंट्रीज में ईकेजी भी कहा जाता है। बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग दी सिग्नल्स फ्रॉम द हार्ट। ओके, बेसिकली a machine is used to record all the signal which are generated in the heart and finally that control the normal functioning of heart. तो इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को चेक करता है और हार्ट के फंक्शनिंग को चेक करता है, जिससे हम हार्ट के वर्किंग को डिटेक्ट कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा बेसिकली हार्ट में एओर्टा से जो ब्रांचेस अराइज होती है उसी में से एक ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं कॉरोनरी आर्टरी। और ये कॉरोनरी आर्टरी हार्ट से अराइज होने के बाद में वापस घूम करके आर्टरिया और वेंट्रिकल्स की वॉल को ब्लड सप्लाई करती है। बेसिकली आर्टरिया और वेंट्रिकल वॉल्स हैं, जब उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिलेगा तो वो रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग है वो नॉर्मल रहती है। बट इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेज और प्रॉब्लम, अगर वहाँ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, कोई ब्लॉकेज हो गई है, तो कॉरोनरी आर्टरी वेंट्रिकल्स की मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती और ऐसे में ऑक्सीजन ना पहुँचने से हम एक प्रॉब्लम जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं एंजाइना पेन। और उसी एंजाइना पेन से आगे जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक और साइंटिफिक नेम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ओके, तो इस चीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी पर्सन को जिसे अगर अपने हार्ट को चेकअप कराना है तो उसे हॉस्पिटल विजिट करना होगा और सभी इमरजेंसी वार्ड्स में ईसीजी मशीन अवेलेबल होती हैं। कुछ इलेक्ट्रोड्स होती हैं, उन्हें पर्सन की चेस्ट के साथ में अटैच कर दिया जाता है और फाइनली 1 से 2 मिनट के लिए उस मशीन को ऑन किया जाता है। जब हार्ट्स के सिग्नल्स जो होते हैं, हार्ट की जो बीट होती हैं, उनको वो मशीन है रिकॉर्ड करती है और उन सिग्नल को वो एक चार्ट पे प्लॉट कर देती है। उसी चार्ट को हम कहते हैं ईसीजी चार्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्सन के हार्ट के फंक्शनिंग को और उन सभी को हम जान सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको कुछ शो करता हूँ हेल्दी चार्ट्स के बारे में और कुछ कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स के बारे में। आप जो देख रहे हैं बेसिकली ये है एक इलेक्ट्रोड्स हैं जो अटैच है हार्ट के ऊपर। ओके, ये बेसिकली हार्ट के बिल्कुल पास में ऐसे नोड को और आर्टरियाज के फंक्शन को शो करती हैं, ये एवी नोड्स को, और फिर ये साइड्स में हैं, ये वेंट्रिकल्स को की वॉल्स के सिग्नल्स को रिकॉर्ड करती हैं। और आप ये दे सकते हैं ये ईसीजी मशीन है और साथ में जब इसमें से ये इलेक्ट्रोड सभी अटैच कर दी जाती हैं तो फाइनली ये सारे मैसेज को रिकॉर्ड करने के बाद में एक चार्ट को प्रिंट करता है और इसी चार्ट की स्टडी से हम हार्ट में आने वाले चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट जब ये मशीन चलती है तो ये पीईपी की साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने नॉर्मल मूवीज़ में या कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी सीरियल्स हैं उनमें इस मशीन को देखा ही होगा। बेसिकली ये हार्ट को डिटेक्ट करने की, हार्ट की फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और हम ऐसे में उसको कुछ भी हेल्पफुल जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ देखते हैं हमारा नॉर्मल चार्ट। बेसिकली आप देख सकते हैं हेल्दी पर्सन में ये नॉर्मल ईसीजी है। इसमें आप ये वेव्स देख रहे हैं कॉन्टीन्यूसली नॉर्मल पर्सन में, हेल्दी पर्सन में चलती हैं। अच्छा, इस ईसीजी के अंदर हम क्या क्या नोट करते हैं? आर्टेरियल सिस्टोल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल को और वेंट्रिकल डायस्टोल को। आर्टेरियल सिस्टोल से मतलब है जो आर्टरिया हैं दोनों हार्ट के राइट एंड लेफ्ट, जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनको आर्टरिया सिस्टोल कहा जाता है। वेंट्रिकल सिस्टोल से मीनिंग है जब दोनों वेंट्रिकल राइट एंड लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उसे कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, लेकिन लास्ट में हार्ट वापस रिलैक्स होता है, उसे हम कहते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल, रिलैक्सेशन। ठीक है, इन सभी फंक्शनिंग को हमने
एक चार्ट में डिस्क्राइब किया जिसको हम कहते हैं PQRST नोड्स और PQRST चार्ट। इसकी वजह से हम ECG चार्ट के ऊपर इसको प्लॉट करते हैं। इसके अलावा आर्ट्रिकल सिस्टोल अगर प्रॉपर है तो इससे हम जान सकते हैं कि ऐसे नोड प्रॉपरली फंक्शन कर रही है। अगर वेंट्रिकल सिस्टोल का जो चार्ट और वेव्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि AV नोड है, उसका फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। चलिए मैं आपको कुछ शो करता हूँ। ये बेसिकली P वेव है और जो यहाँ से ये बड़ी वेव शुरू हो रही है दैट इज स्टार्टिंग QR एंड दिस वन लोअर साइड इज का S। ओके, ये वेंट्रिकल सिस्टोल को शो करती है और लास्ट में ये जो वेव है ये T वेव कहलाती है और इसी को हम कहते हैं अपना वेंट्रिकल डायस्टोल। तो इस तरीके से PQRST वेव्स को हम चार्ट पर स्टडी करके हार्ट के नॉर्मल फंक्शनिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे आने वाले स्लाइड्स पे मैंने आपको कुछ नॉर्मल चार्ट्स और कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स हैं उनको शो किया है। चलिए आपको देखते हैं और डिस्कस करते हैं उनके बारे में। हाँ जी, अब इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर P वेव भी शो हो रही है, Q, R और S और साथ में T। तो ज़रा हम P वेव को सबसे पहले समझ लेते हैं। P वेव कब होगा? जब आर्ट्रिया सिस्टोल होगा। आर्ट्रिया सिस्टोल से मतलब है आर्ट्रिया दोनों के दोनों राइट एंड लेफ्ट। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि राइट एंड लेफ्ट दोनों आर्ट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्शन को ही हम P वेव से डिनोट करते हैं और इसको हम साइंटिफिक टर्म में डीपोलराइजेशन कहते हैं। बेसिकली ऐसे नोड से एराइज होने वाली जो करंट इम्पल्स हैं वो पूरे दोनों राइट एंड लेफ्ट दोनों आर्ट्रियाज के ऊपर फैल जाती है। उस फैलने की वजह से ही आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसी वजह से हम उसको कहते हैं डीपोलराइजेशन, क्योंकि वेव्स जब डीपोलराइज होगी पूरे आर्ट्रिया पे तभी आर्ट्रिया की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में जब ये वेव्स आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड AV नोड पे पहुंचती है तो उसमें से एराइज होने वाले इम्पल्स की वजह से जो पुरकिंजी फाइबर्स और बंडल ऑफ हिस हमने कल डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, लास्ट अपने टॉपिक के अंदर लेक्चर में, उसकी वजह से क्या होगा जब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में होगा कॉन्ट्रैक्शन, उसमें इम्पल्स जनरेट होंगे तो QRS वेव एराइज होगी। उसकी वजह से वेंट्रिकल सिस्टोल होगा या वेंट्रिकल्स के दोनों वेंट्रिकल्स राइट एंड लेफ्ट इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन को हम वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन भी कह सकते हैं क्योंकि जितने भी इम्पल्स हैं ये सारे की दोनों राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स पर पूरे पर फैल जाती है। तो इसे हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। जब डीपोलराइजेशन होगा तभी वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लास्ट में हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं टी वेव के बारे में। टी वेव में आप देख ही सकते हैं ये बिल्कुल लास्ट में है। इसमें वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं और इसका रीपोलराइजेशन होता है क्योंकि जब तक ये फुली एक्सपेंड नहीं होगा तब तक इसके अंदर ब्लड एंटर नहीं करेगा, इसलिए इसका रीपोलराइजेशन होना, रिलैक्स होना या डायस्टोल होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप इस चार्ट से समझ ही चुके हैं कि PQRST वेव का क्या इम्पोर्टेंस है। हमेशा एग्ज़ाम्स में ECG के बारे में पूछा जाए तो आपको ये PQRST वेव्स के बारे में ही और इनके नोट्स पर होने वाले फंक्शन को ही डिस्क्राइब करना है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस कंसेप्ट को हमेशा 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, आई होप यू लाइक दिस। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट चार्ट। नाउ आई शो यू सम चेंजेस इन ECG। आप देख सकते हैं इसमें कुछ चार्ट हैं। सबसे पहला जो चार्ट है वो आर्ट्रियल प्रॉब्लम में चेंजेस में। बेसिकली जब आर्ट्रिया प्रॉब्लम होगी तो P वेव के अंदर चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चार्ट के अंदर यहाँ P वेव आप कहीं भी देख नहीं सकते हैं। ओके, तो इस तरीके का प्रॉब्लम ये है कि अगर P वेव में कोई प्रॉब्लम है तो आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शंस है वो प्रॉपरली नहीं होगा। ओके, अगर आप ग्राफ ECG ग्राफ इस तरीके से होता है तो आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें P वेव तो प्रॉपरली थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन QRST जो वेव है ये चेंजेस हो रही है और ये कुछ बिल्कुल ही चेंज है और T वेव बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। T वेव बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है और QRST वेव भी प्रॉपरली, QRST तो सही है लेकिन इसमें T वेव हम उसको शो नहीं कर देख नहीं पा रहे। इसका मतलब है वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया से मीनिंग होता है जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए या
हार्ट बीट बढ़ जाए उसको हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, और हार्ट बीट बढ़ रही है साथ में वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्लॉटर चार्ट इस तरीके का ये शो करता है तो इसका मतलब है वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन हो गया है, मतलब वेंट्रिकल्स की वॉल हैं वो प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं हो रही हैं, और एक्सपेंड नहीं होगी तो इस तरीके का चार्ट होगा। इवन अगर किसी के पर्सन में आर्टरी जो भी सपोर्टिव जो कॉर्नरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो उस केस के अंदर हार्ट ब्लॉकेज होगी, और फाइनली जो ईसीजी चार्ट होगा वो इस तरीके का होगा। तो इन चार्ट्स को देख करके और नॉर्मल ईसीजी से हम कंपेयर करके हम जान सकते हैं कि ईसीजी में क्या चेंजेस आए हैं, और बेसिकली पीक्यूआरएसटी वेव्स को आइडेंटिफाई करके हम ये जान सकते हैं कि प्रॉब्लम आर्ट्रिया में है, एसए नोड में है, या एवी नोड में है, या फिर वेंट्रिकल्स में है। तो इस प्रॉब्लम को फिर मेडिसिन से या बाय सर्जरी हम सॉल्व कर सकते हैं। I hope you like this chart also. Now very important fact so that we can maintain our healthy heart and healtही life. सबसे पहले अगर हमें अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है तो हमें कुछ डेली एक्सरसाइजेज, नॉर्मल एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। ओके, डेली एक्सरसाइज से मीनिंग है कि हमें कुछ खेलना भी चाहिए, कम से कम 10 to 20 मिनट्स अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग हो या इवनिंग हो। इसके अलावा ऑयली और स्पाइसी फूड की जगह हमें रिच फाइबर डाइट लेना चाहिए। बेसिकली फाइबर्स जो होते हैं हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं और साथ में ब्लड कोलेस्ट्रॉल को वो रिमूव करते हैं। इसीलिए कुछ लोग एलोवेरा जूस पीते हैं, और बेसिकली एलोवेरा जूस जिसे ग्वारपाटा जूस भी कहा जाता है, इट कंटेन्स पॉलीसेक्राइड, और पॉलीसेक्राइड की जो लॉन्ग चेन्स होती हैं जब ये ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं और सर्कुलेट करती हैं तो बेसिकली आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स और सभी आर्टरीज और वेन्स इसमें डिपॉजिट होने वाले कोलेस्ट्रॉल को वो रिमूव कर देती है, और फाइनली इसकी वजह से हमारे को बेनिफिट होता है। तो हमें हमेशा रिच फाइबर डाइट हमारे मील में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा कुछ टाइम हमें योगा के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि इसमें कोई भी हमारा कोई मनी खर्च नहीं होता है। 10 to 20 मिनट्स इज सफिशिएंट, जिसमें हम प्राणायाम कर सकते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा। और हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ब्लॉकेज होने से हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती। बट इफ़ यू परफॉर्म डेली योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम एंड कपाल भारती, दैट इंक्रीज योर heart rate, improve your heart functioning, improves the oxygen level in your blood। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और अगर ये बाकी चीज़ें भी अगर फॉलो हो जाए और साथ में 20 मिनट्स का अगर डेली वॉक हो जाए तो इट विल मेंटेन एंड हेल्प इन हेल्दी लाइफ। सो हमें ये 5 रूटीन हैं अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करने चाहिए so that we can maintain a healthy lifestyle. I hope you will like this presentation of ECG, and so please like and share. Till then, bye bye, take care, thank you, have a nice day.